हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कसिंग अबाउट शॉक। तो आज के वीडियो में हम लोग शॉक के बारे में पढ़ेंगे लोग, है ना। देखिए, पिछले बहुत दिनों से हमने वीडियो बना रहे थे, तो वाइट बोर्ड पे बना रहे थे, जिससे मेरा कंटेंट अच्छा नहीं, मतलब कंटेंट अच्छा था लेकिन वीडियो अच्छा नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण हमने डिजिटल बोर्ड, आप लोगों के अपार सहयोग से हमने भी डिजिटल बोर्ड ले लिए हैं। तो आज से आप लोगों के लिए इसी डिजिटल बोर्ड पे ही वीडियो बनाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लोग शॉक। शॉक क्या होता है? देखिए, शॉक एक टॉपिक है। शॉक एक टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है, हर स्टूडेंट को पढ़ना है, जो भी मेडिकोज हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, या तो MBBS कर रहे हैं, या तो पैरामेडिक्स हैं, या तो नर्सेस, जो भी हैं उनके लिए ये सारे शॉक पढ़ना ज़रूरी है। शॉक एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम लोग का क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए। तो आज हम लोग शॉक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, शॉक क्या होता है? शॉक का मतलब, देखिए, मान लेते हैं हमारे बॉडी से किसी चीज़, कहीं से भी मान लेते हैं बॉडी है, बॉडी से बहुत सारा फ्लूइड निकल गया, है ना भाई, बहुत सारा फ्लूइड निकल जाएगा तो क्या होता है? कोलैप्स कर जाता है, सर्कुलेटरी कोलैप्स कर जाता है। हमारे बॉडी में जितने भी सर्कुलेटरी सिस्टम है कोलैप्स कर जाता है। तो हमारे ब्रेन के पास और हमारे हार्ट के पास मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी शॉक में जाने लगता है। इसको हम डिटेल्स में समझेंगे, अभी एक्चुअली थोड़ा बता दिए हैं, ठीक है, कि शॉक क्या होता है। देखिए, सबसे पहले शॉक का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। आज के वीडियो में डिफिनेशन देखेंगे और टाइप्स ऑफ शॉक देखेंगे, है ना। तो टाइप ऑफ शॉक देखेंगे, ठीक है। इसका कॉजेज क्या होता है, साइन सिम्टम्स क्या होता है, इसका डायग्नोसिस क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा। हम शॉक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ डिफिनेशन बताएंगे और टाइप्स ऑफ शॉक बताएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक करके कितने टाइप का शॉक होता है, उसका कॉजेज, साइन, सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट सब बताएंगे, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, शॉक क्या होता है, डिफिनेशन पढ़ेंगे, है ना। तो आइए डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है शॉक, है ना। देखिए, डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे शॉक का। देखिए, शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। शॉक एक बहुत क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन होता है जो पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होता है, यानी बहुत इमरजेंसी होता है ना। इन विच देयर इज ए कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स। इसमें क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाता है, जितना भी सर्कुलेटरी सिस्टम है, वास्कुलर एरिया है, सब कोलैप्स हो जाता है। क्यों कोलैप्स हो जाता है? क्योंकि उसमें से हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड निकल जाता है ना। क्यों निकल जाता है? किसी एक्सीडेंट के कारण या बॉडी जलने के कारण निकल जाता है ना। देखिए, वेयर बाय द बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यू डू नॉट रिसीव एन एडुक्वेट फ्लो ऑफ ब्लड। जहाँ हमारा बॉडी, जितना भी हमारा बॉडी है, ऑर्गन है, टिश्यू है, एडुक्वेट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक ना। जिसके कारण हमारे बॉडी, हमारे टिश्यू, हमारे सेल्स में पर्याप्त मात्रा में ब्लड का फ्लो नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच पाएगा, तो क्या होगा? मेरा सेल क्या डेथ करने लगेगा, तो वहाँ पे नेक्रोसिस होने लगा, बहुत सारे एडिमा वगैरह, स्वेलिंग सब होने लगेगा, है ना। तो हमारा बॉडी क्या होगा? शॉक में जाने लगेगा वहाँ पे, है ना। तो हमारा सेल्स है, सेल्स और टिश्यू, सेल्स और टिश्यू के पास अगर ऑक्सीजन O2 नहीं पहुंच रहा है, O2 नहीं पहुंचेगा तो इससे डिसएडवांटेज क्या होगा? यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचेगा। क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंचेगा और ऑक्सीजन का भी कमी होगा यहाँ पे। तो टिश्यू क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया में चला जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा। टिश्यू में क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा, है ना, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लिए सर्कुलेटरी कोलैप्स, है ना। अगर एडुक्वेट मात्रा में ब्लड का, पर्याप्त मात्रा में ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है हमारे बॉडी में, तो क्या हो जाता है? सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है ना। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक मिनट, हाँ, it is characterized by decreased tissue perfusion in which there is insufficient delivery of oxygen and nutrients to the body tissue, ठीक ना। हमारे बॉडी टिश्यू में क्या हो जाता है? टिश्यू
डिक्रीज परफ्यूजन हो जाता है हमारे टिश्यूज़ में, हमारे टिश्यू में क्या हो जाता है, डिक्रीज परफ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण इनसफिशिएंट डिलीवरी होता है ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का डिलीवरी इनसफिशिएंट होता है, अपर्याप्त मात्रा में होता है, तो क्या होता है, बॉडी टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है। टिश्यू क्या हो जाएगा, टिश्यू में हाइपोक्सिया हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, टिश्यू में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर ब्लड जा ही नहीं रहा है तो ऑक्सीजन को लेकर कौन जाएगा, ब्लड ही तो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स भी जाएगा। तो अगर वहाँ पे ब्लड जा ही नहीं रहे, ब्लड पर्याप्त मात्रा में फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगा, है ना, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगा, ठीक ना। जब वहाँ पे हमारे सेल में क्या होता है, एंड बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट क्या होने लगेगा, अगर हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहा है, उसके जगह पे हमारे टिश्यू में क्या होने लगेगा, हमारे सेल्स में बिल्डअप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द बॉडी, हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट का मात्रा बढ़ने लगेगा, है ना। इफ अनट्रीटेड रिजल्ट्स इन सेल डेथ एंड मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर, अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, ऐसे पेशेंट को ट्रीट नहीं किया जाए, ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, तो क्या होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा और सेल डेथ करेगा, सेल मरने लगेगा। देखिए यहाँ हम बिल्डअप ऑफ क्या हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है हमारे सेल्स में। क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हमारे सेल्स में अगर ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होता है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है हमारे सेल में तो क्या होगा, हमारा सेल्स जो होता है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रहा है हमारे सेल्स में तो ऑक्सीजन क्या करेगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू कर देगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू कर देगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू कर देगा, जिसके कारण हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड का मात्रा बढ़ने लगेगा, वेस्ट प्रोडक्ट का मात्रा बढ़ने लगेगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगेगा, हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगेगा, है ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगा और सेल डेथ करने लगा, है ना। तो यहाँ हम लोग समझ लिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस किसके कारण हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक मेटाबॉलिज्म चल रहा है और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म चलने लग रहा है, जिसके कारण होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगता है ना। देखिए यहाँ पे है, देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ शॉक, डिफरेंट टाइप का शॉक यहाँ पे होता है, जिसका साइन है साइन ऑफ ऑल टाइप ऑफ शॉक इज ए सीवियर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। डिफरेंट टाइप का शॉक है, बहुत तरह का शॉक है, कितने तरह का शॉक है, 4 तरह का शॉक है, हम बताएंगे अगले आगे कितने टाइप का शॉक है। 4 तरह का शॉक होता है, लेकिन सारे टाइप के शॉक में, जितने भी टाइप का शॉक होता है ना, जितने भी टाइप का शॉक होता है, ऑल टाइप के शॉक में, अरे यार तुम, ऑल टाइप के शॉक में सीवियर होता है, सीवियर हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन होता है, सीवियर हाइपोटेंशन होता है, यानी ब्लड प्रेशर हमारा बीपी क्या होगा, सारे तरह के शॉक में ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा, है ना। द ब्लड प्रेशर यूजुअली फॉल बिलो द नॉर्मल लेवल। नॉर्मल लेवल क्या होता है हमारे ब्लड प्रेशर का, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इतना से फॉल करने लगेगा हमारा ब्लड प्रेशर। ऑल टाइप के शॉक में, जितने भी तरह का शॉक है ना, उतने तरह के शॉक में सीवियरली ब्लड प्रेशर लो होने लगता है ना। रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड टू द टिश्यू। इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम क्यों होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है ना कम क्यों होता है,
ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में कम होता है जब ब्लड जितने भी आर्टरी और वेंस का जो वाल पे प्रेशर कम पड़ता है ना, वहाँ से क्या होने लगता है, ब्लड का प्रेशर कम होने लगता है। देखिए यहाँ पे हम समझेंगे, मान लेते हैं मेरा ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल्स है ना, ये मेरा ब्लड वेसल्स है। ये हमारा ब्लड वेसल्स है, देखते हैं यहाँ पे। ये हमारा ब्लड वेसल्स है ना, और इसमें बहुत सारा ब्लड है ना, ब्लड चल रहे है इसमें। हमारे पूरे बॉडी में आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाया जाता है ना, और वेंस के द्वारा फिर हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है ना। तो मान लेते हैं आर्टरी में ब्लड का प्रेशर हम लोग देखते हैं। देखिए ब्लड का प्रेशर क्या होता है, जितने भी वाल्व है ना, वाल्व पे दोनों तरफ जितना ब्लड का प्रेशर लगता है, इसमें ब्लड प्रवाहित हो रहा है, चल रहा है ना, इसमें वाल्व पे जितना ब्लड का प्रेशर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल मान लेते हैं हमारा ब्लड नॉर्मली चल रहा है ना, तो ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, नॉर्मल रहेगा 120/80 mmHg है ना। और इसमें से ब्लड एक्सीडेंट के थ्रू बहुत सारा ब्लड बाहर निकल जा रहा है ना, ब्लड बाहर निकल जा रहा है एक्सीडेंट के थ्रू, या हमारा बॉडी जल गया बर्न वाले पेशेंट में है ना। आरटीए के केस में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहा है उसके केस में क्या होता है, ब्लड सीवियरली हमारे बॉडी से गिर जाता है ना, जिसके कारण ब्लड का प्रेशर क्या होगा, इसमें तो इतना ब्लड है, तो मान लेते हैं मेरा ब्लड का प्रेशर 120/80 है, लेकिन इसमें से ब्लड बहुत सारा गिर जाता है ना, ब्लड गिर रहा है, वाटर हमारे बॉडी से ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है एक्सीडेंट के थ्रू, या वोमिटिंग के थ्रू हमारे बॉडी से फ्लूइड निकल रहा है ना, या डायरिया हो गया, बहुत तरह का शौक होता है। हम धीरे धीरे सब बताएंगे आपको एक एक करके, ठीक ना। इसमें से ब्लड निकल जाएगा तो क्या होगा, ब्लड पे इस पे वाल पे प्रेशर कम लगने है, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्या होगा, सीवियरली ब्लड प्रेशर घट जाएगा। सीवियरली हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर घट जा रहा है ना। तो देखिए हम डेफिनेशन देख लिए, शॉक का डेफिनेशन देख लिए। शॉक क्यों हो रहा है हमारे बॉडी में, क्यों हो रहा है शॉक, ब्लड का मतलब ब्लड का जो होता है फ्लो होता है ना, हमारे टिश्यू के पास सही से नहीं पहुंच पा रहा है ना। एडिक्वेट पर्याप्त मात्रा में ब्लड हमारे टिश्यूज के पास, सेल्स के पास नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण हमारा सेल्स जो है, सेल्स में क्या होने लगता है, क्या होने लग रहा है, मेटाबॉलिक क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने लगता है, और लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड का मात्रा बढ़ जाता है ना, ये दोनों का मात्रा बढ़ जाता है ना। देखिए हम लोग अब टाइप ऑफ शॉक देखेंगे, टाइप ऑफ शॉक कितना होता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ शॉक, कितने टाइप का शॉक होता है। देखिए चार तरह का शॉक होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में क्या आता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक आता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में एनाफाइलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ये हम समझेंगे क्यों होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक क्यों होता है, देखिए हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक का मतलब देखिए हाइपो मतलब कम, और वोलेमिक मतलब वॉल्यूम। हमारे बॉडी में कम वॉल्यूम होगा, किसका, ब्लड का, फ्लूइड का। हमारे बॉडी में फ्लूइड और ब्लड का वॉल्यूम कम जाएगा तो क्या होगा, जिसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक किस किस कारण से हो सकता है, आरटीए के केस में हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण हो सकता है ना,
पेशेंट रोड पे एक्सीडेंट कर गया, बहुत सारा ब्लड बह गया, जिसके कारण हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। दूसरा डायरिया हो गया पेशेंट को, ठीक ना, डायरिया हो गया, डायरिया है ना। तीसरा बर्न, जल जा रहा है पेशेंट, जलने से क्या हो रहा है, बहुत सारा फ्लूइड जल जाता है बॉडी का, जिसके कारण फ्लूइड का कमी हो जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। और वोमिटिंग हुआ, बहुत सारा वोमिट कर दिया पेशेंट, हमारे बॉडी से क्या होगा, वोमिट के कारण बहुत सारा वाटर निकल गया, ठीक ना, वोमिटिंग हो गया, है ना। इतने कारण से क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, है ना। इतने कारण से हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में हम लोग जान गए। अब देखेंगे हम कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है। कार्डियोजेनिक शॉक जो होता है ना, कार्डियोजेनिक शॉक, मान लेते हैं मेरा हार्ट है ना, हार्ट है और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप करता है। देखिए हमारे जो हार्ट का जो मसल्स होता है ना, कार्डियोजेनिक शॉक में जो हमारा हार्ट का मसल्स होता है क्या होता है, वीक हो जाता है। हमारे हार्ट का मसल्स वीक होता है, जिसके कारण प्रॉपर वे में ब्लड का फ्लो नहीं कर पाता है, ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है ना। हम यहाँ सिर्फ अभी टाइप्स बता रहे हैं, इसको अलग डिटेल्स में हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, है ना। यहाँ नॉर्मली हम आपको बता देते हैं क्या होता है। तो हार्ट में मसल्स वीकनेस के कारण जो होता है ना, कार्डियोजेनिक शॉक होता है ना। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या होता है, देखिए हमारे बॉडी में क्या होता है, हार्ट जैसे बनाए थे हम, नहीं हार्ट हो गया आपका, है ना। यहाँ से सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है, हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ना। और यहाँ राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम में आ रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व से इसमें आ रहा है ना। और पल्मोनरी आर्टरी यहाँ होता है, जो यहाँ से जाता है हमारे पूरे बॉडी में, है ना। मान लेते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हम लोग पढ़े हुए हैं, कोरोनरी आर्टरी में होता है ना। अब इसमें हमारे बॉडी में, हमारे हार्ट में बॉडी से ब्लड प्रॉपर वे में आ ही नहीं रहा है ना, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या तो इन्फीरियर वेना कावा में या तो सुपेरियर वेना कावा में, है ना। हमारे हार्ट को ब्लड मिल ही नहीं रहा है प्रॉपर वे में। जब ब्लड प्रॉपर वे में हमारे हार्ट को नहीं मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ ही ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, जिसके कारण हमारे हार्ट को क्या हो रहा है, ब्लड प्रॉपर वे में नहीं मिल रहा है ना। जिसके कारण प्रॉपर वे में हार्ट को ब्लड मिलेगा ही नहीं, तो पंप कहाँ से करेगा, खुद से तो ब्लड लाएगा नहीं, जब तक उसको आर्टरी या वेंस ब्लड लेकर वेनस सप्लाई अच्छा से नहीं हो पा रहा है, प्रीलोड अच्छा से नहीं हो रहा है, जब तक तो खुद से ब्लड कहीं से लाएगा नहीं। उसको ब्लड जब तक यहाँ सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से नहीं जा रहा है, तो क्या करेगा, अच्छा से काम करेगा ही नहीं, है ना। और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में क्या हो जाता है, हार्ट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक मेनली वेजोडाइलेशन कराता है, वेजोडाइलेशन से होता है, वेजोडाइलेशन से। इसमें क्या होता है, सीवियरली वेजोडाइलेशन होता है, सीवियरली। वेसोडाइलेशन देख लें, मान लेते हैं वेसल से, है ना। इसमें ब्लड है बहुत सारा, है ना। तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर रहेगा, नॉर्मल रहेगा, 120/80 रहेगा, है ना। मान लेते ही वेसल्स इतना चौड़ा होगा, वेसल्स का डाइलेशन हो गया, तब क्या हो जाएगा, ब्लड का मात्रा क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। ब्लड का सेम रहेगा मात्रा, लेकिन क्या हो जाएगा, वेसो डाइलेशन होने के कारण ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी इस पे क्या होना, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा, है ना। तो वेसो डाइलेशन ऐसे होता है। वेसो डाइलेशन के कारण डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, जैसे एनाफाइलेक्टिक शॉक किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण हो रहा है, एलर्जी के कारण हमारे बॉडी में क्या होता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। सेप्टिक शॉक इन्फेक्शन के कारण हो रहा है ना, इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, इसी इन्फेक्शन के कारण सेप्टिक शॉक हो रहा है। एनाफाइलेक्टिक शॉक किसके कारण हो रहा है, एलर्जी के कारण हो रहा है ना। और न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण होता है ना। नर्वस सिस्टम हमारा प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जा रहा है, स्पाइनल इंजरी से होता है, या हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है ना,
अच्छे से काम नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है, न्यूरोजेनिक शॉक होता है। तो हम लोग इतना देख लिए है ना। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही बताएंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो हम एक एक करके, नेक्स्ट वीडियो हम इसका स्टेजेस बताएंगे। शॉक का स्टेजेस क्या होता है, कितना स्टेज होता है शॉक का। शॉक का 4 स्टेज होता है। एक इनिशियल स्टेज जिसमें हमको पता नहीं चलता है कि पेशेंट को शॉक हुआ है कि नहीं, है ना। सेकेंड होता है आपका कंपनसेटरी स्टेज, पता चल जाता है इसमें। कंपनसेटरी स्टेज में पता चल जाता है, हमारा बॉडी खुद से डिटेक्ट करता है कि हाँ शॉक को ठीक कर लें। दूसरा स्टेज में, तीसरा स्टेज होता है क्या प्रोग्रेसिव स्टेज होता है, जिसमें अगर कंपनसेट नहीं कर पाया हमारा बॉडी खुद से तो जो शॉक होता है डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाता है। चौथा स्टेज होता है इरिवर्सिबल स्टेज, जिसमें अगर चौथा स्टेज में पेशेंट चल गया तो नहीं बच पाएगा, है ना, और रिवर्स नहीं हो पाता है उसका। वाइटल ऑर्गन जो होता है ना, हार्ट और ब्रेन, वाइटल ऑर्गन ही अच्छा से काम नहीं करेगा। वाइटल्स ऑर्गन जो होता है हार्ट और ब्रेन दोनों अच्छा से प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। ये इरिवर्सिबल स्टेज में होता है। 4 स्टेज बताएंगे, पैथोफिजियोलॉजी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम एक एक करके टाइप ऑफ शॉक बताएंगे। हाइपोवोल्मिक शॉक का अलग लेक्चर रहेगा, है ना, सबका टाइप का अलग अलग लेक्चर रहेगा। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।